महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जो सेना की दक्षिणी कमान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, एक प्रसिद्ध कबाब गली है। शाम के 7 बजते ही सड़क ग्रिल्ड मांस के धुएं और सुगंध से भर गई। उनमें से सबसे बड़े और सबसे महंगे माने जाने वाले एक पारंपरिक भारतीय रेस्तरां के अंदर का माहौल सामान्य से अलग तनावपूर्ण था। आम ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि भारतीय सेना की 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन रेड ईगल डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर और उनके अधीनस्थ अधिकारी वहां मौजूद थे। गर्म तंदूर पर बेहतरीन मटन कबाब सिजल रहे थे, लेकिन कबाब बनाने वाले रेस्तरां के कर्मचारी नहीं थे। छोटे बाल और तनावपूर्ण चेहरे वाले 2 सिपाही, जिनके कंधों पर डिवीजन का बिल्ला लगा था, पसीने से तरबतर चिमटे चला रहे थे। ओए राहुल, कबाब जल गया है, तुम्हारी आंखें कहां हैं? मेजर जनरल राठौर ने अपनी छड़ी से ग्रिल पर मारते हुए चिल्लाया। वह पहले ही भारतीय विस्की की कई बोतलें खाली कर चुके थे और उनका चेहरा लाल हो गया था। माफ कीजिए जनरल साहब, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। राहुल नाम का सिपाही कांपते हुए जला हुआ कबाब हटाने लगा। यह देखकर चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल राजेश वर्मा एक चालाक मुस्कान के साथ राठौर के खाली गिलास में व्हिस्की भरते हुए बोले, जनरल साहब, इन लड़कों में अनुशासन की कमी है। मैं बाद में इन्हें ठीक से प्रशिक्षित करूंगा। चलिए एक और जाम लीजिए। जय हिंद। हाँ वर्मा, तुम ही मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। आजकल के लड़के बहुत नरम हो गए हैं। जब हम लेफ्टिनेंट थे तो हमारे सीनियर्स की एक नजर ही काफी होती थी। दुनिया कितनी बदल गई है। राठौर ने एक ही घूंट में व्हिस्की खत्म कर दी और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठ पोंछे। फिर मेनू पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने रसोई की ओर चिल्लाया, यहां 2 बड़ी प्लेट मटन रोगन जोश और लाओ, और इसे मेज के खाते में डाल देना। राशन के बजट में कुछ पैसा बचा है ना? यह स्पष्ट रूप से गबन था। सैनिकों की थाली में जाने वाला भोजन का पैसा जनरल और उनके कर्मचारियों की शराब पार्टी का साधन बन रहा था, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी आपत्ति नहीं की। सप्लाई ऑफिसर ने असहज चेहरे के साथ कैलकुलेटर पर कुछ गणना करने का नाटक किया और चुपचाप सिर हिला दिया। कर्नल राजेश वर्मा ने सावधानी से माहौल को भांपते हुए बात शुरू की। वैसे जनरल साहब, क्या आपने खबर सुनी? हमारी दक्षिणी कमान में जो नई कमांडर आ रही हैं। राठौर के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने चबाते हुए मांस को मुश्किल से निगला और जमीन पर थूकने का अभिनय किया। आह, वह पैरा एसएफ वाली औरत, उसका नाम अंजलि शर्मा है ना? जी बिल्कुल। सुना है कि वह एनडीए की टॉपर थी और 10 साल से ज्यादा समय तक पैरा स्पेशल फोर्सेज में रही है। सेना मुख्यालय में सबसे कम उम्र की लेफ्टिनेंट जनरल बनने पर उसकी खूब चर्चा हो रही है। हम्फ, बकवास। यह सब पैरवी का खेल है। एक औरत 3 सितारा जनरल बन जाए, यह कैसे हो सकता है? क्या वह फील्ड कमांड को समझ भी पाएगी? पैरा एसएफ में आतंकवादियों के पीछे भागना और एक फील्ड कोर की कमान संभालना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग सिर्फ दफ्तरों में बैठकर फाइलें देखते हैं, वे क्या जानेंगे? राठौर को अपने से ऊंचे पद के अधिकारी की आलोचना करने में कोई हिचक नहीं थी। उसके लिए अंजलि शर्मा सिर्फ एक अनुभवहीन लड़की थी जो किस्मत से पदोन्नत हो गई थी। आप सही कह रहे हैं साहब, हमारी रेड ईगल डिवीजन कोई ऐसी वैसी यूनिट नहीं है। पुणे और उसके आसपास के इलाकों पर हमारा पूरा नियंत्रण है। कोई बाहर की औरत आकर हमें कैसे आदेश दे सकती है? जब वह आएगी तो हमें उसे जोरदार स्वागत देना होगा। वर्मा की हां में हां मिलाने पर राठौर हंसे और उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश वर्मा, वह कल या परसों आ रही है ना? उसकी ज्वाइनिंग सेरेमनी के बाद मैं दिखावा करूंगा कि मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, जबकि असल में सारा काम हम ही नियंत्रित करेंगे। हम उसे सिर्फ एक कठपुतली बना देंगे। वे ठहाके लगाते हुए फिर से जाम टकराने लगे। हमारी रेड ईगल डिवीजन की शाश्वत समृद्धि के लिए जय हिंद, जय हिंद। कांच के गिलासों के टकराने की खनक कमरे में गूंज उठी। तभी कोने में कबाब बना रहे सिपाही राहुल के हाथ हल्के से कांपे। उसे याद आया कि कैसे आज सुबह मेस हवलदार ने शिकायत की थी कि सामग्री की कमी के कारण दाल में पर्याप्त दाल नहीं है। सैनिक बेस्वाद खाना खा रहे थे, जबकि उनका डिवीजन कमांडर सैनिकों के भोजन के पैसे से बेहतरीन मटन रोगन जोश का ऑर्डर दे रहा था। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन एक साधारण सिपाही के रूप में वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस कबाब को जलने से बचाने के लिए पलटता रहा।
कर्नल वर्मा ने लाल चेहरे के साथ राहुल की ओर देखा। ओए, तू इस हफ्ते के अंत में क्या कर रहा है? सिपाही राहुल कुमार, कोई खास योजना नहीं है साहब। बहुत अच्छा, तुझे मेरा फार्म हाउस पता है ना? पिछले महीने वहां जो शेड का काम चल रहा था वह अधूरा रह गया था। इस हफ्ते के अंत में उसे पूरा कर देना। अपने कुछ और साथियों को भी ले आना। मेरी मां कह रही थी कि काम करने वालों की कमी है। समझ गया साहब। जय हिंद। यह एक स्पष्ट व्यक्तिगत आदेश था। अपनी सप्ताहांत की छुट्टी छोड़कर अपने वरिष्ठ अधिकारी के माता पिता के खेत में काम करने की स्थिति, लेकिन राहुल को बिना किसी शिकायत के आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसे पता था कि इनकार करने पर उसे अज्जा लगारा आधेल में ही किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखा, इन लड़कों को ऐसे ही काबू में रखना पड़ता है। जनरल साहब, जब इस हफ्ते के अंत में शेड बन जाएगा तो हम वहां एक बारबेक्यू पार्टी क्यों न करें? बेशक, मांस की व्यवस्था मैं करूंगा। सप्लाई वाले को थोड़ा धमकाएंगे तो कुछ किलो पोर्क तो निकल ही आएगा। ओह, बहुत बढ़िया। वर्मा, तुम सच में एक आदर्श बेटे हो। लालच और अवैधता से भरी शराब की महफिल। उनकी बातचीत देर रात तक चलती रही और पुणे की रात की हवा उनकी शराब की गंध और सड़ी हुई शक्ति की बदबू से प्रदूषित हो रही थी। उन्हें पता नहीं था कि उस पल कोई उनकी हरकतों को बहुत करीब से देख रहा था। रेस्तरां की खिड़की के पार अंधेरे पार्किंग स्थल के एक कोने में एक काली सेडान चुपचाप खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन कार के अंदर एक ठंडी तेज निगाह चमक रही थी। अगली सुबह पुणे में दक्षिणी कमान मुख्यालय की परेड ग्राउंड। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे मौसम उदास हो गया था। नई कोर कमांडर की ज्वाइनिंग सेरेमनी के लिए कतार में खड़े सैनिक और अधिकारी बिना हिले डुले खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर बोरियत साफ झलक रही थी। मंच पर एक नई शख्सियत ने निवर्तमान कमांडर से हाथ मिलाया और कमांड की छड़ी प्राप्त की। वह भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा थीं। विशाल पुरुष जनरलों की तुलना में उनका कद छोटा लग सकता था, लेकिन उनसे निकलने वाला तेज पूरे परेड ग्राउंड पर हावी था। उनकी वर्दी पर गिरती बारिश की बूंदें भी उनकी तेज आंखों से बचकर निकलती हुई लग रही थीं। उनके कसकर बंद होंठ उन अनगिनत खतरों की कहानी कह रहे थे जिनका उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेज में सामना किया था। अंजलि शर्मा माइक के सामने खड़ी हुई। उनके हाथ खाली थे, कोई भाषण का कागज नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे परेड ग्राउंड में मौजूद अधीनस्थ इकाइयों के कमांडरों पर अपनी नजर घुमाई। उनकी नजर उस जगह पर कुछ देर के लिए रुकी जहां चौथी डिवीजन के कमांडर विक्रम सिंह राठौर खड़े थे। राठौर ने एक गंभीर चेहरा बनाने का नाटक किया, लेकिन मन ही मन वह हंस रहे थे। देखते हैं इस औरत की आवाज में कितना दम है। अंजलि शर्मा का मुंह खुला। जय हिंद। यह एक छोटा और शक्तिशाली अभिवादन था। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन एम्पलीफायर से गूंजती आवाज में एक भारीपन था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा, दक्षिणी कमान की कमांडर, आज से 19 साथरा डेडेक डेडेक डेकी। मैंने राष्ट्र के आह्वान पर इस प्रतिष्ठित कमान की बागडोर संभाली है। वह कुछ देर रुकी। बारिश की बूंदें थोड़ी तेज हो गई थीं। एक प्रोटोकॉल अधिकारी छाता लेकर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन अंजलि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह बारिश में भीगते हुए बोलती रहीं, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे औपचारिकता से नफरत है। एक सैनिक केवल अपने मिशन, नियमों और राष्ट्र के लिए मौजूद है। लेकिन मेरे आने से पहले मैंने पुणे और आसपास के इलाकों से कुछ ऐसी अफवाहें सुनी हैं जो मेरे कानों को संदेह में डालती हैं। मंच के नीचे बैठे राठौर की भौहें तन गईं। अफवाहें? कैसी अफवाहें? अंजलि की नजर एक बार फिर सीधे राठौर पर जा टिकी। अफवाहें कि सैनिकों की थालियां खाली हैं। अफवाहें कि सप्ताहांत पर सैनिक प्रशिक्षण क्षेत्रों के बजाय निजी जमीनों पर मजदूरी कर रहे हैं। अफवाहें कि कमांडर अपने अधीनस्थों के खून पसीने को अपनी शराब का जाम बना रहे हैं। परेड ग्राउंड में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी भी कमांडर ने अपने ज्वाइनिंग भाषण में इतनी सीधी बात नहीं की थी। ज्यादातर लोग अभेद्य रक्षा या विजय का संकल्प जैसे घिसे पिटे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंजलि अलग थीं। मैंने पैरा एसएफ में 15 साल सेवा की है। हम दुश्मन के इलाके में घुसकर सबसे गुप्त और घातक तरीकों से अपने मिशन को पूरा करते थे। मेरी आल बात बेग एक सान कमान की शैली भी अलग नहीं होगी। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी,
एक भ्रष्ट सैनिक दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर मेरी यूनिट में कोई सड़ा हुआ मांस है तो मैं उसे काट कर निकाल दूंगी, बिना एनेस्थीसिया के, सबसे दर्दनाक तरीके से। राठौर ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, यह औरत असली थी। घातक के नाम से मशहूर पैरा एसएफ की किंवदंती यही औरत थी। आज के बाद मैं सभी अधीनस्थ इकाइयों के गहन निरीक्षण की घोषणा करती हूं। यह मत सोचना कि तुम कुछ छिपा सकते हो। मैं पहले से ही तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई तक देख रही हूं। बस इतना ही। अंजलि शर्मा ने सैल्यूट किया। जय हिंद, जय हिंद। सैनिकों का जय घोष पहले से कहीं ज्यादा जोरदार था। दूसरी ओर मंच के नीचे बैठे कुछ कमांडरों के चेहरे पीले पड़ गए थे। खासकर चौथी डिवीजन के कमांडर विक्रम सिंह राठौर और कर्नल राजेश वर्मा के चेहरे तो काले पड़ गए थे। समारोह के बाद मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में चाय पार्टी का आयोजन किया गया। राठौर ने जानबूझकर सामान्य दिखने का प्रयास करते हुए अंजलि से संपर्क किया। कोर कमांडर, आपकी नियुक्ति पर बहुत बहुत बधाई। मैं चौथी डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर हूं। आपका भाषण बहुत प्रभावशाली था। हाँ हाँ, राठौर ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। इसके बजाय उन्होंने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेजर जनरल राठौर, कल रात के कबाब स्वादिष्ट थे? राठौर का चेहरा भावहीन हो गया। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। जी, वह, उसका क्या मतलब है? तुमने मेस के खाते से मटन रोगन जोश का ऑर्डर दिया था, है ना? उस दिन जब तुम्हारे सैनिक बिना दाल की दाल खा रहे थे। अंजलि एक कदम आगे बढ़ी और राठौर के कान में फुसफुसाते हुए बोली, जिसे केवल वही सुन सकता था, सिपाही, राहुल का बनाया कबाब तुम्हारे गले से आसानी से नीचे उतर गया। तैयार हो जाओ, मैंने कहा था, है ना? बिना एनेस्थीसिया वाली सर्जरी शुरू होने वाली है। अंजलि भावहीन राठौर को पीछे छोड़कर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गई। उसके पीछे मिलिट्री पुलिस के प्रमुख और विजिलेंस ऑफिसर फाइलें लिए चुपचाप चल रहे थे। दालान में आकर अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक गई थी, लेकिन दक्षिणी कमान के ऊपर अभी भी काले बादल छाए हुए थे। शुरू करो। विजिलेंस ऑफिसर, चौथी डिवीजन के अकाउंट लेजर को तुरंत जब्त करो, अभी। जी। कोर कमांडर और मिलिट्री पुलिस के प्रमुख, जी। कोर कमांडर, कर्नल राजेश वर्मा के माता पिता के फार्म हाउस का पता लगाओ। हम सप्ताहांत पर वहां छापा मारेंगे, लेकिन सुनिश्चित करना कि किसी भी सैनिक को चोट न लगे। गुप्त रूप से जब्त करना। जी, मैं ध्यान रखूंगा। अंजलि के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यह एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। यह वही भाव था जो वह पैरा एसएफ में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान देती थीं। युद्ध शुरू हो चुका था, बिना गोलियों का शुरू हो चुका था युद्ध, लेकिन कानून और नियमों का एक क्रूर युद्ध। पुणे की रात किसी नुकीले दांतों वाले जानवर की तरह ठंडी और शांत थी। सीमावर्ती क्षेत्र का अंधेरा शहर के अंधेरे से अलग था। एक भी रोशनी के बिना उस अंधेरे में छिपी हुई चौथी इन्फेंट्री डिवीजन की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तनाव के बजाय सुस्ती छाई हुई थी। सुबह के 2 बजे, जब इंसान की चेतना सबसे धुंधली होती है, चौकी के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात हवलदार राम सिंह ने ऊँघते हुए एक युवा सिपाही के कंधे पर थपथपाया। ओए मोहित, होश में आ, गश्त का समय हो गया है। उफ, माफ करना हवलदार साहब, लेकिन आज के ड्यूटी ऑफिसर तो कब से एडमिन ऑफिस में सो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह गश्त पर आएंगे। मोहित की बात सही थी। ड्यूटी ऑफिसर कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह शाम की हाजिरी के तुरंत बाद बीमार होने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गए थे और उनके खर्राटों की आवाज कंट्रोल रूम तक आ रही थी। हवलदार राम सिंह ने निराशा में सिर हिलाया। फिर भी हमें रिकॉर्ड के लिए कुछ तो लिखना होगा। बस दिखावे के लिए ही सही कुछ लिख दो। जैसे ही राम सिंह लॉग बुक में सब ठीक है लिखने वाला था, क्रीक, एक भारी लोहे का दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला। राम सिंह ने तुरंत अपना सिर उठाया। इस समय यहां कोई नहीं आता था और बिना पासवर्ड बताए कोई अचानक अंदर तो बिल्कुल नहीं आ सकता था। कौन है? हिले तो गोली मार दूंगा। पासवर्ड बताओ। राम सिंह ने घबराहट में अपनी राइफल तान दी, लेकिन जब उसने अंधेरे से बाहर आती हुई आकृति को देखा तो उसकी सांस रुक गई और ट्रिगर पर रखी उसकी उंगली भी जम गई। बारिश से भीगी वर्दी, 3 सितारा रैंक का प्रतीक और उससे भी ज्यादा ठंडी आंखें। यह दक्षिणी कमान की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा थीं। न कोई सहयोगी, न कोई एडीसी,
वह बिल्कुल अकेली थीं। पैरा एसएफ के दिनों की किंवदंती, जो दुश्मन के इलाके में अकेले उतरकर भी मिशन पूरा करके लौट आती थी, वह अब एक भूत की तरह कंट्रोल रूम के बीच में खड़ी थी। राइफल नीचे करो, मैं दोस्त हूं। एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज राम सिंह के कानों में पड़ी। कोर कमांडर, जय हिंद। ड्यूटी के दौरान सब कुछ सामान्य है। राम सिंह इतना हैरान था कि वह ठीक से सैल्यूट भी नहीं कर पाया। अंजलि ने उसके सैल्यूट को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे एडमिन ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए। उसके जूतों की आवाज गीले फर्श पर गूंज रही थी। ड्यूटी ऑफिसर कहां है? वो गश्त की तैयारी कर रहे हैं। राम सिंह ने जल्दी से झूठ बोला, लेकिन अंजलि के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने जवाब देने के बजाय एडमिन ऑफिस का दरवाजा जोर से खोला। खर्राटे। गहरी नींद में सो रहे कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह का दृश्य स्पष्ट रूप से सामने आया। मेज पर बचे हुए इंस्टेंट नूडल्स का कप और व्हिस्की की एक छोटी बोतल पड़ी थी, एक फॉरवर्ड पोस्ट पर, और वह भी रात की निगरानी। ड्यूटी के दौरान शराब। अंजलि सोते हुए कैप्टन सिंह के कान के पास गई और फुसफुसाया, उठो, युद्ध शुरू हो गया है। आह, क्या युद्ध? युद्ध? कैप्टन सिंह चीखते हुए बिस्तर से नीचे गिर गया। घबराहट में अपना हेलमेट ढूंढते हुए उसकी नजर अंजलि की ठंडी आंखों पर पड़ी, जो हाथ बांधे उसे देख रही थी। एक पल में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कोर कमांडर, आप यहां कैसे? जब तुम सपनों में युद्ध लड़ रहे थे, मैं इस यूनिट के भूतों को खोजने आई थी। अंजलि ने एक कुर्सी खींची और बैठ गई और अपनी थोड़ी से मेज पर रखी फाइलों की ओर इशारा किया। सैनिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, वास्तविक ड्यूटी रोस्टर और वेतन भुगतान का विवरण लाओ, अभी। कैप्टन सिंह के हाथ कांप रहे थे। यह सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। नियम? क्या तुम्हारे द्वारा पी गई यह वेकी भी नियमों में है? तुम्हारे पास 10 सेकंड है, शुरू हो जाओ। अंजलि का आदेश एक अटल आज्ञा थी। कैप्टन सिंह ने रोते हुए तिजोरी खोली और दस्तावेज निकाले। अंजलि ने उन दस्तावेजों को अपनी तेज नजरों से देखना शुरू कर दिया, वैसी ही नजरें जिनसे वह पैरा एसएफ में खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती थीं। केवल पन्ने पलटने की आवाज ही शांत एडमिन ऑफिस में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि का हाथ रुक गया। यह अजीब है। रिकॉर्ड के अनुसार पहली कंपनी में 120 सैनिक हैं, लेकिन आज रात के खाने के लिए केवल 100 लोगों का खाना बना। 20 लोग कहां हैं? आह, वो छुट्टी पर और वीकेंड पास पर हैं। छुट्टी वालों की सूची यहां अलग से है। उसे घटाने के बाद भी 10 लोग कम हैं। और यहां हवलदार ईमान सिंह और 9 अन्य लोग। ये दोस्त पिछले 6 महीने से अटैचमेंट ड्यूटी पर दिखाए गए हैं। अंजलि ने जिस जगह पर उंगली रखी थी, वहां डिवीजन मुख्यालय में अटैच शब्द साफ साफ लिखे थे। डिवीजन मुख्यालय में कहां अटैच हैं? मेरे आने से पहले मैंने डिवीजन के सभी रिकॉर्ड देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई अटैचमेंट ऑर्डर नहीं था। कैप्टन सिंह ने अपने होंठ काट लिए। ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था। यह एक टाइम बम था। अगर यह फटा तो यह सीधे 4थी डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल राठौर तक जाएगा। बोल नहीं सकते तो मैं अनुमान लगाती हूं। क्या ये सैनिक वास्तव में मौजूद भी हैं? अंजलि अपनी जगह से उठी। उसने कैप्टन सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसके आत ताव करने वाले व्यक्तित्व के सामने कैप्टन सिंह पीछे हटने लगा। तुम उन सैनिकों को रिकॉर्ड में रखते हो जो मौजूद ही नहीं हैं, और कोई उनका वेतन और भत्ते हड़प रहा है, और यह पैसा हर महीने मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर के बेनामी खाते में जमा हो रहा है। जानते हो मैंने पैरा एसएफ में क्या सीखा है? चूहे जहां से भी गुजरते हैं हमेशा एक निशान छोड़ जाते हैं। कोर कमांडर, मैंने केवल वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। ऊपर से आदेश थे। कैप्टन सिंह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। आखिर में डर ने वफादारी पर जीत हासिल कर ली। किसने आदेश दिया? कर्नल राजेश वर्मा ने। जी साहब। रेजिमेंटल कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अगर मैं सिर्फ सूची का प्रबंधन करता हूं तो वे मुझे कुछ हिस्सा देंगे। सबूत है, मेरी अलमारी में एक गुप्त डबल एंट्री लेजर है, एक नोटबुक जिसमें वास्तविक सैनिकों और भूत सैनिकों का अलग अलग हिसाब है। अंजलि ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह गवाही बहुत चाले है। सारी सरकार की एक कड़ी भी आँच की काम आएगी। बेशक तुम भी सजा से नहीं बच सकते, लेकिन मैं तुम्हें बर्खास्त होने से बचा लूंगी। यह तुम्हारे सहयोग का इनाम है।
कैप्टन सिंह ने राहत और निराशा के मिले जुले भाव से लेजर निकालकर अंजलि को सौंप दिया। एक पुरानी कॉलेज नोटबुक, उसके अंदर पिछले 2 सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा था कि कैसे राठौर और उसके गुर्गों ने रक्षा बजट को लूटा था, कैसे सैनिकों का खून पसीना उनकी मनोरंजन पार्टियों में बर्बाद हुआ था। अंजलि ने नोटबुक को अपनी जैकेट में रखते हुए ठंड से कहा, आज रात की बात किसी को मत बताना। अगर यह बात राठौर के कानों तक पहुंची तो तुम एक सहयोगी के बजाय मुख्य अपराधी बन जाओगे। जी, मैं ध्यान रखूंगा। अंजलि बिना पीछे देखे बैरक से बाहर निकल गई। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके सीने में एक आग जल रही थी। विक्रम सिंह राठौर, मेरे बनाए हुए भूत तुम्हें नरक तक ले जाएंगे। अंधेरे में गायब होती उसकी पीठ एक शिकारी की तरह लग रही थी, जो एक शिकार खत्म करने के बाद अगले शिकार की तलाश में हो। बारिश की बूंदें फिर से तेज होने लगीं, मानो यह 4थी डिवीजन पर आने वाले खूनी तूफान का संकेत हो। रविवार दोपहर महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक शांत ग्रामीण इलाके में एक शांतिपूर्ण सप्ताहांत होना चाहिए था, लेकिन यह जगह किसी बंधुआ मजदूरी शिविर जैसी लग रही थी। ओए, उधर से तिरपाल को कसकर खींचो। सेना का खाना खाकर भी तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? कर्नल राजेश वर्मा की चीख एक बड़े से पॉली हाउस के अंदर गूंज रही थी। वह सिविल ड्रेस में, सिर पर टोपी पहने, एक चारपाई पर बैठकर तंदूरी चिकन खा रहा था। उसके सामने देसी शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। दूसरी ओर पॉली हाउस की छत पर लटके सैनिकों की हालत दयनीय थी। उन्हें उनकी वर्दी की जगह काम करने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनाए गए थे और वे पसीने और धूल से सने हुए थे। हवलदार कुमार, तुम्हें पता है कि तुम्हारी छुट्टी जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए तुम कामचोरी कर रहे हो। अगर यह आज खत्म नहीं हुआ तो वापस यूनिट में जाकर पूरे साजो सामान के साथ परेड कराऊंगा। माफ कीजिए साहब, मैं मेहनत करूंगा। हवलदार कुमार ने दांत भींचकर एक पाइप को कसा। उसे सप्ताहांत की छुट्टी का लालच देकर यहां लाया गया था, लेकिन असलियत यह थी कि वह चीफ ऑफ स्टाफ के माता पिता के घर पर गुलामी कर रहा था। वह खेत में गोबर की बोरियां ढो रहा था। बदबू असहनीय थी, लेकिन वर्मा ने बेपरवाही से चिकन की हड्डी चूसना जारी रखा। मां, चिंता मत करो, हमारे लड़के काम में बहुत अच्छे हैं। यह सब मुफ्त की मजदूरी है ना? हाँ, कर्नल की बूढ़ी मां ने अपनी झुर्रीदार हाथों से फल काटते हुए हंसकर कहा, हाँ, मेरे बेटे की वजह से खेती का काम आसान हो गया है। सेना सच में बहुत अच्छी चीज है। तभी दूर की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए 2 काली वैन तेजी से आईं। वे सेना की नंबर प्लेट वाली नहीं, बल्कि सिविलियन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां थीं। गाड़ियां पॉली हाउस के प्रवेश द्वार पर अचानक रुकीं। कौन हैं ये लोग? गाड़ी खड़ी करने का कोई तरीका होता है, वर्मा ने थ्योरी चढ़ाकर कहा। वैन के दरवाजे खुले और मजबूत कद काठी के लोग बाहर निकले। वे सभी सिविल ड्रेस में थे, लेकिन उनके छोटे बाल और तेज आंखें एक सैनिक की पहचान छिपा नहीं पा रही थीं। वे दक्षिणी कमान की मिलिट्री पुलिस CMP के जांचकर्ता थे और उनके बीच से एक बेज रंग का ट्रेंच कोट पहने अंजलि शर्मा बाहर निकली। उन्होंने धूप का चश्मा पहना हुआ था, लेकिन वर्मा उसे पहचान नहीं पाया। तुम लोग कौन हो? यह निजी संपत्ति है, अपनी गाड़ियां तुरंत हटाओ, वर्मा चिल्लाया। अंजलि ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। फिर उसने अपना धूप का चश्मा उतारकर अपनी जेब में रख लिया। मौसम अच्छा है, कर्नल वर्मा। खेती के लिए बिल्कुल सही। वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से चिकन का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। कोर कमांडर, आप यहां। तुम्हारी पोशाक काफी आरामदायक लग रही है। यह वह सुकून है जो यूनिट में देखने को नहीं मिलता। अंजलि ने चारों ओर देखा। छत पर जमे हुए सैनिक, गोबर की बोरी उठाए सिपाही राहुल, बिखरी हुई शराब की बोतलें। यह एक गलतफहमी है मैडम। लड़के खुद सप्ताहांत पर कुछ सामाजिक सेवा करना चाहते थे, इसीलिए हम नागरिक सहायता के हिस्से के रूप में यहां आए थे। वर्मा ने हकलाते हुए बहाने बनाए। सामाजिक सेवा, नागरिक सहायता, अंजलि ने हंसकर कहा। सेना अधिनियम अध्याय 4, व्यक्तिगत लाभ के लिए सैनिकों का उपयोग और शक्ति का दुरुपयोग निषिद्ध है। एक कमांडर अपने अधीनस्थों को व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नागरिक सहायता केवल तभी की जा सकती है जब स्थानीय प्रशासन से औपचारिक कोवी की अनुरोध हो। क्या तुमने पुणे नगर निगम को कोई औपचारिक पत्र भेजा था? वो हम जल्दी में थे, इसलिए प्रक्रिया। तुमने प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि तुमने इसे नजरअंदाज किया।
क्योंकि तुम खुद को राजा समझते हो। अंजलि ने इशारा किया। पीछे इंतजार कर रहे जांचकर्ताओं ने कैमकॉर्डर और कैमरों से घटनास्थल की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। क्लिक क्लिक। शटर की आवाज वर्मा के दिल को चीर रही थी। रुको रुको, तस्वीरें लेना बंद करो, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वर्मा ने कैमरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत जांचकर्ता ने उसे रोक दिया। अंजलि ने कांपते हुए सैनिकों की ओर देखा। सभी सैनिक काम बंद करो और नीचे उतरो। सैनिक हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। वर्मा ने उन्हें घूर कर देखा। मेरा आदेश सुनाई नहीं दिया, नीचे उतरो। इस क्षण से कर्नल राजेश वर्मा के पास कोई कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है। तुम्हारी कोर कमांडर, क्या हमें जेल हो जाएगी? अंजलि ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर राहुल के धूल सने चेहरे को पोंछा। उसका ठंडा चेहरा एक पल के लिए नरम हो गया। नहीं, तुम पीड़ित हो। अपराध करने वाले को सजा मिलती है, आदेश मानने वाले को नहीं। वह फिर से वर्मा की ओर मुड़ी। उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। कर्नल राजेश वर्मा, मैं तुम्हें शक्ति के दुरुपयोग और सैन्य संपत्ति के गबन के लिए तुरंत गिरफ्तार नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक गवाह के रूप में पूछताछ के लिए कमान की सीएमपी इकाई में साथ चलना होगा। सुनिए, और के ओ में साथ ही चलना होगा। सान्य साधी कर एक समझ कर दिया। कोर कमांडर, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? मैं एनडीए से हूं। मेरे बैचमेट रक्षा मंत्रालय में भरे पड़े हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वर्मा चिल्लाया। बैचमेट रक्षा मंत्रालय? अंजलि एक कदम और आगे बढ़ी। उसका कद वर्मा से छोटा था, लेकिन उसका दबदबा एक विशालकाय जैसा था। कल रात मुझे एक फॉरवर्ड पोस्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प लेजर मिला। एक लेजर जिसमें लिखा है कि कैसे भूत सैनिकों का वेतन तुम्हारे और मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की जेब में जाता है। वर्मा की पुतलियां कांपने लगीं, जैसे भूकंप आ गया हो। उसे कैसे पता चला? अगर यह भी सामने आ गया तो तुम सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोओगे, तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी सैन्य जेल में सड़नी पड़ेगी। अब चुनाव करो, या तो यह कबूल कर लो कि तुमने मेजर जनरल राठौर के कहने पर यह सब किया और कुछ नरमी पाओ, या फिर वफादारी निभाते हुए अकेले सब कुछ भुगतो। अंजलि का प्रस्ताव एक मीठा जहर था। वर्मा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। राठौर उसे बचाने वाला नहीं था, तो मेरे बचने का एकमात्र तरीका, हम गाड़ी में बात करते हैं। वर्मा ने अपना सिर झुका लिया। अंजलि के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। फंस गया, एक बड़ी मछली फंस गई। जांचकर्ताओं ने वर्मा को वैन में धकेल दिया। अंजलि ने हैरान खड़े सैनिकों से कहा, तुम लोग दूसरी गाड़ी से यूनिट वापस जाओगे, जाकर नहाओ और आराम करो। आज के काम का मुआवजा तुम्हें छुट्टी के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद कोर कमांडर। सैनिकों की खुशी की चीखों को पीछे छोड़ते हुए अंजलि ने फिर से अपने ट्रेंच कोट का कॉलर खड़ा कर लिया। पॉली हाउस का प्लास्टिक हवा में फड़फड़ा रहा था, जिससे एक डरावनी आवाज आ रही थी। अब सबूत पर्याप्त से अधिक थे। भूत सैनिकों का लेजर और राजेश वर्मा का कबूलनामा। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर के गले में फंदा कसने के लिए जाल तैयार हो चुका था। इंतजार करो विक्रम सिंह राठौर, तुम्हारे उन गंदे सितारों को मैं अपने हाथों से नोच डालूंगी। जैसे ही अंजलि गाड़ी में बैठी, वैन धूल उड़ाती हुई फार्म हाउस से निकल गई। शांतिपूर्ण ग्रामीण सड़क पर तूफान से पहले का तनाव भारी रूप से छा गया था। सेना की 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर का कार्यालय। तनावपूर्ण चुप्पी से भरे कमरे में एक तेज टूटने की आवाज गूंजी। क्या? कर्नल राजेश वर्मा को मिलिट्री पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए। क्रैश। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर द्वारा फेंका गया क्रिस्टल एशर ट्रे दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। टुकड़े चारों ओर बिखर गए, लेकिन सामने खड़े ऑपरेशंस और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने हिलने की भी हिम्मत नहीं की और अपने सिर झुका लिए। राठौर का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया था। उसकी गर्दन की नसें फटने को तैयार थीं। तो उस वर्मा ने अपना मुंह खोला या नहीं? मैंने तुम्हें यही पता लगाने के लिए भेजा था और तुम गूंगे की तरह खड़े हो। राठौर ने मेज पर मुक्का मारा। पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने दबी आवाज में जवाब दिया, सर, कमान की मिलिट्री पुलिस इकाई में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि हम पास भी नहीं जा पा रहे हैं। मुलाकात पर रोक लगा दी गई है और अभी तक कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन जल्दी बोलो, घुमाओ मत। एक चश्मदीद ने बताया है कि कर्नल वर्मा पॉली हाउस से कोर कमांडर अंजलि शर्मा की गाड़ी में खुद बैठे थे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने हार मान ली हो।
राठौर को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। राजेश वर्मा उसकी पूरी कमी ढा। तिजोरी की चाबी था जो उसके सारे काले कारनामों को जानता था। गबन किए गए धन को कैसे ठिकाने लगाया गया, बेनामी खातों के पासवर्ड, यहां तक कि अपनी प्रेमिका को दिए गए अपार्टमेंट के कागजात भी वर्मा के हाथों से गुजरे थे। धत तेरी की, गद्दार कहीं का। मैंने उसे प्रमोट किया और वह यह सिला दे रहा है। राठौर ने कांपते हाथों से सिगरेट निकाली। आग लगाते समय उसका हाथ इतना कांप रहा था कि लाइटर कई बार चूका। जब उसने आखिरकार सिगरेट का गहरा कश लिया तो निकोटीन के साथ साथ बचने की एक तीव्र इच्छा भी जागी। वह इस तरह हार नहीं मान सकता था। अंजलि शर्मा नियमों और कानूनों की बात करने वाली एक पैरा एसएफ की जिद्दी औरत है। सीधे मुकाबले में जीतने का कोई मौका नहीं है तो केवल एक ही रास्ता है, कीचड़ उछालने का खेल। राठौर की आंखें एक सांप की तरह संकरी हो गईं। उसने अपनी मेज की दराज के अंदर से एक गुमनाम फोन निकाला। फिर उसने अपने स्टाफ अधिकारियों को इशारा किया, इधर आओ तुम दोनों। जब अधिकारी हिचकिचाते हुए पास आए तो राठौर ने फुसफुसाते हुए कहा, अब रणनीति बदल गई है, रक्षा नहीं आक्रमण। उस अंजलि शर्मा की एक ही कमजोरी है, जानते हो क्या? अधिकारियों ने एक दूसरे को देखते हुए सिर हिलाया। वह एक औरत है और वह पैरा एसएफ से है, हमें इसी को मिलाना है। राठौर ने एक पेन उठाया और एक कागज पर तेजी से लिखने लगा, हिस्टीरिया, क्रूरता, अनुचित निरीक्षण, यूनिट का मनोबल गिराना। अभी सेना मुख्यालय के गुमनाम शिकायत पोर्टल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शिकायत बोर्ड और मानवाधिकार संगठनों को शिकायतें भेजो। लिखो कि नई कोर कमांडर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए निर्दोष अधिकारियों को अपराधी बना रही है। विशेष रूप से यह जोड़ो कि वह हर रात शराब पीकर अधीनस्थों को बुलाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। लेकिन जनरल साहब, यह सच नहीं है। मैंने सुना है कि कोर कमांडर शराब को हाथ भी नहीं लगाती। ऑपरेशंस ऑफिसर ने सावधानी से कहा। राठौर हंसा और सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। बेवकूफ, सच महत्वपूर्ण नहीं है, आरोप महत्वपूर्ण है। अगर यह अफवाह फैलती है कि एक 3 सितारा महिला जनरल हर रात शराब पीकर हिस्टीरिया करती है तो सच्चाई की परवाह किए बिना उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी। सेना मुख्यालय वाले शोर शराबे से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। राठौर की आंखों में पागलपन चमक रहा था। और एक और बात, 4थी डिवीजन की सभी इकाइयों को निर्देश दो कि जब भी कोर कमांडर अंजलि शर्मा दौरा करें तो जानबूझकर गलतियां करें। सैल्यूट गलत तरीके से करो, रिपोर्टिंग में हकलाओ और बाद में जब सर्वे हो तो लिखवाओ कि कोर कमांडर के दमनकारी रवैये के कारण वे तनाव में थे और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। यह स्पष्ट रूप से विद्रोह और सेना के अनुशासन को जड़ से हिलाने वाला काम था। लेकिन किनारे पर धकेले गए चूहे अब बिल्ली को फाड़ने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए अपना पेट ही क्यों न चीरना पड़े। वर्मा के मुंह खोलने से पहले हमें अंजलि की शक्ति को कमजोर करना होगा। निरीक्षण बकवास, मैं खुद उसे निरीक्षण का विषय बना दूंगा। उस रात से सेना से संबंधित ऑनलाइन मंचों और सेना मुख्यालय के शिकायत कक्ष में अज्ञात शिकायतों की बाढ़ आ गई। दक्षिणी कमान की कमांडर की दादागिरी की शिकायत, महिला कमांडर के हिस्टीरिया से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेफ्टिनेंट का एक बाढ़ा को 8 से 7, 8 को बाढ़ हो करते हैं, काफी बाढ़ा को 8 से 7 होगा। जनरल अंजलि शर्मा पैरा एसएफ के तरीकों को थोपकर व्यक्तित्व का अपमान कर रही हैं। सामग्री सनसनीखेज और विस्तृत थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे मौके पर अनुभव किया हो। बेशक यह सब राठौर के आदमियों द्वारा गढ़ी गई कहानियां थीं। अफवाहें बिना पैरों के पूरे फ्रंटियर में फैल गईं। अगली सुबह दक्षिणी कमान मुख्यालय के गलियारों में स्टाफ अधिकारियों के चेहरे गंभीर थे। हर जगह फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अंजलि के कार्यालय के बाहर खड़ा एडीसी भी परेशान चेहरे के साथ अपने टैबलेट को देख रहा था। अंजलि काम पर आईं। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन जब उन्होंने अपने कार्यालय का दरवाजा खोला तो उनकी मेज पर सेना मुख्यालय के विजिलेंस विभाग से एक तथ्य खोज अनुरोध पत्र रखा हुआ था। एडीसी ने सावधानी से कहा, कोर कमांडर, ऑनलाइन माहौल ठीक नहीं है। सेना मुख्यालय भी स्पष्टीकरण मांग रहा है। आपको एक आधिकारिक बयान जारी करना होगा। अंजलि ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अनुरोध पत्र उठाया। शराब पीकर दुर्व्यवहार,
शक्ति का दुरुपयोग, आश्चर्यजनक शब्दों का एक गुलदस्ता। उन्होंने कागज नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखा। चौथी डिवीजन की दिशा में ऐसा लग रहा था जैसे वहां से काला धुआं उठ रहा हो। विक्रम सिंह राठौर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घटिया तरीके से खेल रहा है। उनकी आवाज में गुस्से के बजाय एक ठंडी अवमानना थी। स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण अपराधी देते हैं। अंजलि ने इंटरकॉम उठाया। मिलिट्री पुलिस प्रमुख, विजिलेंस ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, तुरंत मेरे कार्यालय में आओ। एक छोटा आदेश, लेकिन इसका वजन बहुत भारी था। चूहों द्वारा कुतरे गए छेद। अंजलि उस छेद के माध्यम से उन कमीनों की गर्दन पकड़ने के लिए तैयार थी। युद्ध का स्वरूप बदल गया था। अब यह केवल भ्रष्टाचार की जांच नहीं थी, ये सम्मान की नहीं, एक सैनिक के रूप में अस्तित्व की लड़ाई थी। एक पूर्ण युद्ध। दक्षिणी कमान के कमांडर का कार्यालय। एक बड़ी स्क्रीन पर सेना मुख्यालय के शिकायत बोर्ड पर पोस्ट की गई दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दिखाई दे रही थीं। मिलिट्री पुलिस प्रमुख, विजिलेंस ऑफिसर और लीगल ऑफिसर तनावपूर्ण चेहरों के साथ अंजलि के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। ध्यान से देखो, यह चौथी डिवीजन के कमांडर विक्रम सिंह राठौर द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र। यह तो स्पष्ट रूप से बदनामी और मानहानि है। हमें तुरंत साइबर क्राइम यूनिट को लगाकर लेखक का पता लगाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल ऑफिसर ने उत्तेजित होकर कहा। लेकिन अंजलि ने सिर हिलाया और स्क्रीन के एक कोने की ओर इशारा किया। पोस्ट करने का समय देखो, सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एक नियमित अंतराल पर। और लिखने की शैली। मुझे सेना में अपने जीवन से निराशा हो रही है। मैं मरना चाहता हूं। भावुक अपील। अंजलि की आंखें तेज हो गईं। यह आम सैनिकों ने नहीं लिखा है। इस समय सैनिक या तो सो रहे होते हैं या उनके फोन जमा होते हैं। जो इस समय स्वतंत्र रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं वे या तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी हैं या जिनके पास व्यक्तिगत कार्यालय हैं। अधिकारियों ने आश्चर्य से कहा। मिलिट्री पुलिस प्रमुख, आईपी एड्रेस ट्रेस का परिणाम क्या है? जी कोर कमांडर, जैसा आपने अनुमान लगाया था, 80% पोस्ट पुणे के एक साइबर कैफे से किए गए थे और बाकी 20% चौथी डिवीजन मुख्यालय के सार्वजनिक इंटरनेट नेटवर्क से। साइबर कैफे का सीसीटीवी फुटेज मिला? जी मिल गया है, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। स्क्रीन बदली और एक अंधेरे साइबर कैफे का फुटेज दिखाई दिया। एक कोने में टोपी पहने 2 लोग कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उनकी जैकेट पर बना प्रतीक स्पष्ट था। चौथी इन्फैंट्री डिवीजन, रेड ईगल का प्रतीक। ये लोग तो मेजर जनरल राठौर के सहायक और ड्राइवर हैं। विजिलेंस ऑफिसर चिल्लाया। बिंगो, डिवीजन कमांडर के कहने पर वे मजबूरन यहां बैठकर कहानियां लिख रहे होंगे। भुगतान का रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि भुगतान मेजर जनरल राठौर के आधिकारिक कार्ड से किया गया था। मूर्खता की हद है। अंजलि अपनी जगह से उठी। इसके साथ एक और आरोप जुड़ गया। सेना अधिनियम की धारा 92, झूठा आरोप और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन। गबन और शक्ति के दुरुपयोग के बाद यह एक शानदार लाइनअप है। उसने दीवार पर लगे दक्षिणी कमान के नक्शे को देखा। अधीनस्थ रेजिमेंट और बटालियन लाल बिंदुओं से चिह्नित थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं इन शिकायतों से डरकर निरीक्षण रोक दूंगी या रक्षात्मक हो जाऊंगी, लेकिन यह उनकी भूल है। मैंने पैरा एसएफ में सीखा है कि जब दुश्मन हमला करता है तो उस मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ दो। अंजलि ने अपनी छड़ी से चौथी डिवीजन मुख्यालय की ओर इशारा किया। ऑपरेशन स्पाइडरवेब। इस क्षण से विजिलेंस विभाग और मिलिट्री पुलिस के सभी उपलब्ध कर्मियों को जुटाओ। मुख्यालय, 3 अधीनस्थ रेजिमेंट मुख्यालय और सीधी रिपोर्टिंग इकाइयों पर एक साथ छापा मारो। एक साथ जब्ती और तलाशी। यह बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। सेना मुख्यालय की मंजूरी की जिम्मेदारी मेरी है। हमें उन्हें सबूत नष्ट करने का समय नहीं देना है। अभी वे मेरी बदनामी करने में व्यस्त हैं। यही मौका है। दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, अकाउंट लेजर, वाहन लॉग बुक, एक भी कागज का टुकड़ा मत छोड़ना। सब कुछ ले आओ। जी साहब। जय हिंद। अधिकारी जोर से जवाब देकर बाहर भागे। अंजलि अकेले कार्यालय में अपनी वर्दी ठीक करने लगी। तो अब मैं मुख्य किरदार से मिलने जाती हूं। थोड़ी देर बाद चौथी डिवीजन की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट बटालियन। यह वह जगह थी जहां राठौर का एक करीबी सहयोगी कमांडिंग ऑफिसर था
और यह गबन किए गए सामान को बाहर भेजने के लिए एक मध्यवर्ती अड्डे के रूप में काम करता था। जैसे ही अंजलि की गाड़ी गेट से गुजरी, हड़कंप मच गया। कमांडिंग ऑफिसर दौड़ता हुआ बाहर आया। कोर कमांडर, आपका दौरा तो तय नहीं था। बिना बताए आना ही तो निरीक्षण कहलाता है। तुमने खाना खाया? अंजलि ने उसे जवाब देने का मौका दिए बिना सीधे मेज की ओर कदम बढ़ाए। दोपहर के भोजन का समय था। सैनिक अपनी थालियां लिए कतार में खड़े थे। मेनू बोर्ड पर मटन करी लिखा था, लेकिन असल में परोसे जाने वाले बर्तन में मांस के कुछ टुकड़ों के साथ एक लाल ग्रेवी ही थी। अंजलि ने करछुल से करी को हिलाया। मांस लगभग नहीं था, केवल प्याज और टमाटर भरे हुए थे। यह मटन करी है या वेजिटेबल करी? वो आज मांस सप्लायर की कुछ समस्या के कारण कमांडिंग ऑफिसर पसीने से तरबतर होकर बहाने बनाने लगा। अंजलि ने थाली लिए एक सैनिक को बुलाया। क्या हमेशा ऐसा ही खाना मिलता है? सैनिक ने कमांडिंग ऑफिसर को देखते हुए हिचकिचाया। तभी कमांडिंग ऑफिसर के पीछे खड़े सूबेदार मेजर ने सैनिक को घूरते हुए खांसा। यह एक धमकी थी। अंजलि की नजरों से यह छिपा नहीं रह सका। सूबेदार मेजर, अगर तुम्हारा गला खराब है तो मेडिकल रूम में जाकर आराम करो, यहां सैनिकों को धमकाओ मत। सूबेदार मेजर सहमकर पीछे हट गया। अंजलि ने सैनिक के कंधे पर हाथ रखते हुए नरम आवाज में कहा, डरो मत, सच बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, यह मेरा वादा है। सैनिक ने अंजलि की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। सैनिक ने हिम्मत करके मुंह खोला, नहीं मैडम, आमतौर पर इससे भी बुरा खाना मिलता है। हमें महीने में एक बार भी मांस देखने को नहीं मिलता, और कमांडिंग ऑफिसर हर हफ्ते के अंत में ट्रक से गोदाम से चावल और मांस कहीं ले जाते हैं। मेस में सन्नाटा छा गया। दबी हुई सच्चाई फूट पड़ी थी। सुना तुमने? कमांडिंग ऑफिसर? अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। कमांडिंग ऑफिसर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पैर कांप रहे थे। यह लड़का पागल हो गया है। यह कहां से झूठ बोल रहा है? झूठ? मिलिट्री पुलिस! अंजलि के चिल्लाने पर बाहर इंतजार कर रहे जांचकर्ता अंदर आ गए। इस कमांडिंग ऑफिसर के कार्यालय, घर और निजी गाड़ी की तलाशी लो। लेजर, बैंक पासबुक, डैश कैम, सब कुछ जब्त कर लो और इस सैनिक सहित सभी रसोइयों को गवाह के रूप में सुरक्षा में ले लो ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। जी मैडम। कमांडिंग ऑफिसर फर्श पर गिर पड़ा। अंजलि ने उसे देखते हुए ठंड से कहा, राठौर को बता देना कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे बिछाए हुए मकड़ी के जाल में तुम सब पहले ही फंस चुके हो। उसी समय डिवीजन के सभी हिस्सों में एक साथ जब्ती और तलाशी शुरू हो गई। दक्षिणी कमान के विजिलेंस अधिकारी बक्सों में दस्तावेज भरकर ले जा रहे थे और राठौर के कार्यालय के बाहर मिलिट्री पुलिस का पहरा था। चूहों द्वारा खोदा गया गड्ढा अब उन्हीं के लिए एक जेल बन रहा था। अंजलि का मकड़ी का जाल घना था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब बस उन्हें बाहर निकालकर दुनिया के सामने न्याय के कटघरे में खड़ा करना बाकी था। दक्षिणी कमान मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल। हवा भारी थी। एकदम घुटने वाली चुप्पी छाई हुई थी। आपातकालीन रूप से बुलाए गए अधीनस्थ, डिवीजन कमांडरों और सीधी रिपोर्टिंग इकाइयों के प्रमुख लगभग 10 लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। आमतौर पर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते या बातें करते, लेकिन आज किसी ने मुंह नहीं खोला। हॉल के सामने सबसे ऊंची कुर्सी खाली थी। उस खाली कुर्सी से निकलने वाला दबाव ही सबको दबा रहा था। चौथी डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर बार बार रूमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। एयर कंडीशनर चल रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सौना में बैठे हों। उनके बगल की कुर्सी खाली थी। यह चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल राजेश वर्मा की जगह थी। वर्मा कई दिनों से बीमार छुट्टी पर थे और काम पर नहीं आ रहे थे। यह बात राठौर को और भी बेचैन कर रही थी। राजेश, उस कमीने ने सच में सब कुछ उगल तो नहीं दिया? नहीं, वह भी एक साथी अपराधी है। अगर वह बोला तो हम दोनों मरेंगे। वह चुप रहेगा। राठौर ने खुद को दिलासा देते हुए पानी पिया। तभी दक्षिणी कमान की कमांडर आ रही हैं। यूनिट सावधान। एडीसी की जोरदार आवाज के साथ पिछला दरवाजा खुला। सभी अपनी जगह से खड़े होकर सावधान की मुद्रा में आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा अंदर आईं। उनके चलने में कोई दिखावा नहीं था। अच्छी तरह से इस्त्री की हुई वर्दी, छाती पर लगे अनगिनत पदक और कंधे पर चमकते 3 सितारे, लेकिन सबसे ज्यादा चमक उनकी आंखों में थी। अंजलि मंच पर चढ़ीं और सभा को देखा। बैठ जाओ। कमांडर अपनी सीटों पर बैठ गए।
अंजलि बैठने के बजाय खड़ी रहीं और माइक पकड़ा। आज इस आपातकालीन बैठक को बुलाने का केवल एक ही कारण है, हमारी कमान के अंदर पनप रहे कैंसर को काटकर निकालना। राठौर का दिल धक से रह गया। स्क्रीन चालू करो। अंजलि के निर्देश पर हॉल के सामने की बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। पहली स्क्रीन पर एक एक्सेल फाइल में एक सूची थी। 4th डिवीजन 19वीं रेजिमेंट 3री बटालियन के हवलदार ईमान सिंह और 9 अन्य, ये तथाकथित भूत सैनिक थे। वे रिकॉर्ड में मौजूद थे, लेकिन वास्तव में यूनिट में नहीं थे। मेजर जनरल राठौर। अंजलि ने सीधे राठौर की ओर इशारा किया। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। जी कोर कमांडर, ये सैनिक अभी कहां हैं? वो शायद अटैचमेंट ड्यूटी पर होंगे, जहां तक मुझे पता है। राठौर हकलाया। अंजलि ठंड से हंसी। अटैचमेंट डिवीजन मुख्यालय में कहीं भी उनकी मेज नहीं थी, लेकिन मुझे एक दिलचस्प बात पता चली। उनके वेतन खातों का विवरण। स्क्रीन बदल गई। बैंक ट्रांसफर का विवरण लाल रंग में हाईलाइट किया गया था। सैनिकों का वेतन जमा होते ही विक्रम सिंह नाम के एक खाते में ऑटो डेबिट हो रहा था। विक्रम पार्ट में लोक संभव ऑटो डेबिट हो रहा था। सिंह राठौर के छोटे भाई का नाम था। तुमने अपने भाई के नाम पर एक बेनामी खाता बनाया और सैनिकों का वेतन चुराया। पिछले 2 सालों में कुल 78 लाख रुपए सैनिकों के खून पसीने के पैसे से तुमने कबाब खाए और गोल्फ खेला। वो एक गलतफहमी है। मेरे भाई को व्यापार के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे उधार दिया था और मैंने सैनिकों को बाद में। झूठ। अंजलि ने सख्ती से उसकी बात काटी। अगली स्क्रीन। इस बार एक वीडियो था। पॉली हाउस की छत पर खतरनाक तरीके से काम करते सैनिकों का दृश्य और चारपाई पर बैठकर चिकन खाते और शराब पीते कर्नल राजेश वर्मा का दृश्य हाई डेफिनेशन में चल रहा था। राठौर का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। कर्नल राजेश वर्मा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने कबूल किया कि उसने मेजर जनरल राठौर के आदेश पर सैनिकों को व्यक्तिगत कामों के लिए इस्तेमाल किया और इसके बदले में उसे अच्छा प्रदर्शन मूल्यांकन मिला। वर्मा का बयान यहां है। अंजलि ने एक मोटी फाइल उठाकर मेज पर फेंक दी। थंप की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह एक साजिश है वर्मा, वह कमीना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, राठौर ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे वह निर्दोष हो। ओह, तो यह क्या है? आखिरी स्क्रीन सामने आई। सेना मुख्यालय के शिकायत बोर्ड पर पोस्ट की गई दुर्भावनापूर्ण शिकायतें और उनके बगल में आईपी एड्रेस ट्रेस के परिणाम। पुणे का एक साइबर कैफे और 4th डिवीजन के कमांडर का कार्यालय। मेरे खिलाफ व्यक्तिगत हमले, यौन उत्पीड़न, झूठी खबरें, ये सभी पोस्ट तुम्हारे कार्यालय और तुम्हारे अधीनस्थों के साइबर कैफे से किए गए थे। तुम्हारे आधिकारिक कार्ड से किए गए भुगतान का रिकॉर्ड भी हमारे पास है। करदाताओं के पैसे से साइबर कैफे का भुगतान करके अपने वरिष्ठ अधिकारी का अपमान करने वाली टिप्पणियां करना, क्या यह एक भारतीय सेना के जनरल का काम है? हॉल में सन्नाटा छा गया। दूसरे डिवीजन कमांडर हैरान होकर राठौर को देख रहे थे। यह एक सैनिक के सम्मान को मिट्टी में मिलाने जैसा था। राठौर अब आपा खो चुका था। वह अपनी सीट से उछल पड़ा। अंजलि, तुम कौन होती हो मेरा न्याय करने वाली? तुम पैरा एसएफ से हो, इसलिए तुम इतराती हो, लेकिन फील्ड अलग है। मैंने इस यूनिट के लिए कितने साल कुर्बान किए हैं। वह अपना रैंक और पद भूल कर चिल्लाने लगा। यह उसका आखिरी प्रयास था। अंजलि ने पलक भी नहीं झपकाई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर एक धीमी लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, कुर्बानी, सैनिकों के भोजन का पैसा चुराना और उनकी मेहनत का शोषण करना कुर्बानी है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चुपचाप मेहनत करने वाले असली सैनिकों को गाली खानी पड़ती है। अंजलि ने अपनी जैकेट से एक लिफाफा निकाला। यह सेना मुख्यालय के विजिलेंस प्रमुख और सेना प्रमुख के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज है। 4th डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर को शक्ति के दुरुपयोग, गबन, झूठे आरोप और सेना के नियमों के उल्लंघन के आरोप में इस क्षण से उनके पद से हटाया जाता है। पद से हटाया जाना। राठौर के पैर कांपने लगे। पद से हटाया जाना व्यावहारिक रूप से सैन्य करियर का अंत था। और अंजलि ने इशारा किया। हॉल का पिछला दरवाजा खुला और मिलिट्री पुलिस के बैज पहने 4 जांचकर्ता अंदर आए। उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। तुम्हें मौके पर गिरफ्तार किया जाता है। अपनी सफाई सैन्य अदालत में देना।
तुम्हें दिए गए मौके खत्म हो गए। यह मुझे मत। तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं मेजर जनरल हूं, 2 सितारा जनरल। जांचकर्ताओं ने राठौर की बाहें मोड़कर उसे काबू में कर लिया। उसके कंधे पर लगा चमकता सितारा शर्मिंदगी से मुड़ गया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूत जांचकर्ताओं का मुकाबला नहीं कर सका। अंजलि, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही हार मान लूंगा? राठौर की चीखें हॉल के बाहर दूर तक गईं। अंजलि ने अपनी वर्दी ठीक की और बाकी कमांडरों की ओर मुड़ी। बैठक जारी रहेगी। 4थी डिवीजन अस्थायी रूप से डिप्टी कमांडर के अधीन रहेगी। घबराओ मत, अपने अपने पदों पर अपना काम करो, बस इतना ही। अंजलि ने ऐसे माइक पकड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सभी कमांडर जानते थे कि उस जगह से एक सड़ा हुआ मांस काट दिया गया था और विजय कमान में एक नई व्यवस्था स्थापित हो गई थी। अंजलि नाम के एक विशाल तूफान ने सारी गंदगी को साफ कर दिया था। उसी समय पुणे में 4थी डिवीजन के कमांडर का सरकारी आवास। आमतौर पर शांत रहने वाली यह जगह जूतों की आवाज से गूंज रही थी। दक्षिणी कमान की मिलिट्री, पुलिस और सेना की केंद्रीय जांच इकाई की एक संयुक्त टीम ने छापा मारा था। तलाशी वारंट। जो भी बाधा डालेगा उसे सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिलिट्री पुलिस प्रमुख ने वारंट दिखाते हुए चिल्लाया। आवास की रखवाली कर रहे सहायकों ने डरकर रास्ता दे दिया। जांचकर्ता आवास के अंदर घुस गए। वे एक शिकारी कुत्ते की तरह हर कोने की तलाशी लेने लगे। लिविंग रूम की अलमारी के पीछे देखो, बेडरूम में बिस्तर के नीचे और छत भी तोड़ो। बेडरूम में मौजूद राठौर की पत्नी चीखते हुए गिर पड़ी। तुम लोग कौन हो? मैं अपने पति को सब बता दूंगी, निकलो यहां से। लेकिन जांचकर्ताओं ने कोई परवाह नहीं की। जल्द ही रसोई से एक उत्सुक आवाज आई, मिल गया, यहां है। जांचकर्ताओं ने एक डीप फ्रीजर की ओर इशारा किया। आइसक्रीम के डिब्बों को हटाने पर नीचे काले प्लास्टिक की थैलियों में लिपटी भारी चीजें निकलीं। वे 500 रुपये के नोटों के बंडल थे। बंडलों में बंधे पैसे पहली नजर में ही करोड़ों रुपये लग रहे थे। वाह, यह सब सैनिकों का खाने का पैसा है, एक जांचकर्ता ने कहा। लिविंग रूम की छत तोड़ने पर वहां से भी गोल्फ बैग और महंगी व्हिस्की की पेटियां गिरीं। ये सैन्य आपूर्तिकर्ताओं से ली गई रिश्वतें थीं। यह साधारण गबन नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध था जिस पर विशेष कानून लागू होता था। इस बीच 4थी डिवीजन मुख्यालय की इमारत में चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय में छिपे कर्नल राजेश वर्मा खिड़की से अपने कमांडर को ले जाते हुए देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पागलों की तरह एक पेपर श्रेडर चला रहे थे। नष्ट करना है, सारे सबूत नष्ट करने हैं। वह डबल एंट्री लेजर की प्रतियां और अपनी प्रेमिका के नाम के बैंक खाते के कागजात श्रेडर में डाल रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और कागज बार बार अटक रहा था। धड़ाम! चीफ ऑफ स्टाफ का दरवाजा टूटते टूटते बचा। यह अंजलि के सीधे अधीन काम करने वाले विजिलेंस ऑफिसर और जांचकर्ता थे। राजेश वर्मा, वहीं रुको। कर्नल घबराकर पीछे हटे और कुर्सी से टकराकर गिर पड़े। आधे कटे हुए कागज के टुकड़े बर्फ की तरह बिखर गए। विजिलेंस ऑफिसर ने पास आकर श्रेडर में फंसे कागज को सावधानी से निकाला। यह आधा कट चुका था, लेकिन बेनामी खाता पासवर्ड शब्द स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते थे। सबूत नष्ट करने का प्रयास। एक और अपराध जुड़ गया, कर्नल वर्मा। यह मैं बस जनरली कर रहा था, यह एक गलतफहमी है। वर्मा ने उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया। मैं सब कुछ बता दूंगा। यह मेजर जनरल राठौर ने करवाया था। मैंने केवल वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। कृपया मुझ पर रहम करें। यह कायरता की पराकाष्ठा थी। जो आदमी सैनिकों के सामने सम्राट की तरह व्यवहार करता था, वह अपने बचाव में पूरी तरह से गिर चुका था। बहुत देर हो चुकी है। मेजर जनरल राठौर भी तुम्हें ही दोष दे रहे थे। अब तुम दोनों जेल में एक दूसरे के साथ सच्चाई का खेल खेलना। जांचकर्ताओं ने वर्मा को हथकड़ी पहना दी। चांदी की हथकड़ी ने उसकी कलाई को ठंड से जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद 4थी डिवीजन मुख्यालय की इमारत के सामने रिमझिम बारिश में 2 बड़े अपराधी एक जेल वैन में चढ़ रहे थे। रस्सियों से बंधे मेजर जनरल राठौर और कर्नल राजेश वर्मा। उनकी वर्दी उतार दी गई थी और वे ग्रे रंग के ट्रैक सूट में थे। उनके कंधों से उनके रैंक के प्रतीक नोच लिए गए थे। परेड ग्राउंड के दूसरी तरफ से सैनिक यह दृश्य देख रहे थे। वे सितारे जिन्हें वे सामान्य रूप से देख भी नहीं सकते थे, आज अपराधी बनकर ले जाए जा रहे थे। सैनिकों की आंखों में खुशी के साथ एक अजीब भावना थी। वाह,
वे सच में जा रहे हैं। डिवीजन कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा तो दिल खुश हो गया। अब हमें वह बेस्वाद दाल नहीं खानी पड़ेगी। सैनिकों के बीच हल्की खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही जेल वैन का दरवाजा बंद होने वाला था, राठौर की नजर दूर मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक आकृति पर पड़ी। बिना छाते के बारिश में भीगती हुई लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा। वह बिना किसी भाव के बस उन्हें जाते हुए देख रही थीं। न जीत का नशा, न उपहास, बस एक सैनिक का शांत भाव जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन यह भावहीनता राठौर के लिए किसी भी गाली से ज्यादा चुभ रही थी। चलो, अंजलि के छोटे से रेडियो निर्देश पर जेल वैन का इंजन चालू हो गया। सैन्य जेल लिखी बस गेट से बाहर निकल गई। उसके पीछे मिलिट्री पुलिस की गाड़ियां अपनी बत्तियां चमकाते हुए चल रही थीं। अंजलि तब तक वहीं खड़ी रहीं जब तक कि गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बारिश का पानी उसके गालों पर बह रहा था। यह सड़े हुए फोड़े को काटने के बाद बहने वाले खून जैसा था, और यह उस चौथी डिवीजन की धरती को धोने वाले शुद्धिकरण के पानी जैसा भी था जिसने लंबे समय तक कष्ट झेला था। कोर कमांडर, अंदर चलिए, आपको ठंड लग जाएगी। एडीसी ने छाता बढ़ाया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। बारिश की गंध अब जाकर थोड़ी ताजगी भरी लग रही है। बदबू चली गई थी, सड़े हुए मांस की गंध भी, लालच की गंध भी, बारिश से भीगी मिट्टी की गंध ही अब पुणे की हवा में भर रही थी। सितारे गिर चुके थे, सबसे घिनौने और अपमानजनक तरीके से। लेकिन जहां वे गिरे थे, वहां फिर से नई कौंपलें फूटने की तैयारी कर रही थीं। अंजलि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। टूटे हुए अनुशासन को फिर से स्थापित करना और घायल सैनिकों के दिलों को ठीक करना, यही उसका असली मिशन था। 2 महीने बाद रक्षा मंत्रालय की उच्च सैन्य अदालत कोर्ट रूम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि, मीडिया के पत्रकार और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी डिवीजन में सेवा दे रहे सैनिकों के माता पिता। तनावपूर्ण माहौल में न्यायाधीशों के आगमन की घोषणा हुई। सभी खड़े हो जाएं। न्यायाधीशों के आने के बाद 2 लोग अभियुक्तों के कटघरे में आए। विक्रम सिंह राठौर और राजेश वर्मा। उनकी हालत दयनीय थी। जनरल के शानदार सितारे और कर्नल की वर्दी कहीं नहीं थी। वे पीले रंग की कैदी की वर्दी पहने हुए थे और उनकी छाती पर कैदी नंबर लिखा हुआ था। 2 महीने की हिरासत में उनका वजन काफी कम हो गया था। गाल की हड्डियां उभर आई थीं और बाल सफेद और बिखरे हुए थे। पुणे के राजा की तरह राज करने वाला दबदबा कहीं नहीं था। वे बस एक बूढ़े और एक अधेड़ उम्र के आदमी लग रहे थे। अभियोजक ने आरोप पत्र पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर ने चौथी डिवीजन के कमांडर के रूप में काम करते हुए सैनिकों के भोजन के बजट सहित 3.2 करोड़ रुपए का गबन किया। अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अधीनस्थों से व्यक्तिगत काम करवाया और अपराधों की सूची पढ़ने में ही 10 मिनट से ज्यादा लग गए। दर्शकों में से आहें और गालियां निकलने लगीं। कैसे बुरे लोग हैं। मेरे बेटे को भूखा रखकर इन्होंने कष्ट दिया। ये जनरल नहीं, चोर हैं। जिसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी, उसने एक चालाक मुस्कान के साथ अपनी दलीलें शुरू की। न्यायाधीश महोदय, अभियुक्त ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। जिस राशि को गबन कहा जा रहा है, उसका उपयोग यूनिट के सुचारू संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया था, और व्यक्तिगत काम भी कमांडर और अधीनस्थों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक गतिविधि थी। कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ हो सकता है, लेकिन यह एक पारंपरिक प्रथा थी। प्रथा। दर्शकों की पहली पंक्ति से एक ठंडी आवाज आई। यह लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा थीं। वह एक गवाह के रूप में उपस्थित थीं। वर्दी में वह बैठे बैठे ही पूरे कोर्ट रूम पर हावी थीं। वकील घबरा गया और हकलाने लगा। गवाह, अभी बोलने की अनुमति। न्यायाधीश ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों को देखकर न्यायाधीश ने सिर हिलाया। गवाह, आप बोल सकती हैं। अंजलि धीरे धीरे गवाह के कटघरे की ओर बढ़ी। उसने अभियुक्तों के कटघरे में बैठे राठौर को सीधे देखा। राठौर ने उसकी नजरों से बचते हुए अपना सिर झुका लिया। वकील ने अभी अभी गबन को प्रोत्साहन और शोषण को सामाजिक गतिविधि कहा। पैरा एसएफ में हमें दुश्मन का गला काटना सिखाया गया था, लेकिन हमें अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपना नहीं सिखाया गया। अंजलि ने अपनी जैकेट से एक यूएसबी निकाली। इसमें सीसीटीवी फुटेज हैं जो दिखाते हैं कि राठौर द्वारा प्रोत्साहन के रूप में खर्च
किया गया पैसा कैसे लग्जरी होटलों और गोल्फ कोर्स में इस्तेमाल किया गया तारीख और समय के साथ, और इसमें उस पॉली हाउस निर्माण स्थल से सैनिकों की दर्द भरी आवाजें भी हैं जिसे सामाजिक गतिविधि कहा जा रहा था। कोर्टरूम में कानाफूसी शुरू हो गई। अंजलि ने आगे कहा, आपने इसे प्रथा कहा। जब कोई अपराध बार बार होता है तो वह प्रथा नहीं बल्कि एक बुरी आदत बन जाता है, और सेना में एक बुरी आदत दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं दक्षिणी कमान की कमांडर के रूप में इस आंतरिक दुश्मन को खत्म करने के लिए यहां खड़ी हूं। उसके बयान ने फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी। वकील के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। कोई भी कानूनी तर्क स्पष्ट सबूतों और अंजलि के तर्क को नहीं काट सकता था। अंतिम बयान का समय। राठौर ने कांपती आवाज में कहा, न्यायाधीश महोदय, बस एक बार मुझ पर रहम करें। मैंने गलती की है। कृपया मेरे जीवन भर की सेवा के सम्मान को बनाए रखें। कम से कम मुझे मेरी पेंशन तो मिलने दें। अंत तक यह पैसे के बारे में था। उसने सम्मान की बात की, लेकिन असल में वह अपनी सेवानिवृत्ति की आय, अपनी सैन्य पेंशन के कटने से डर रहा था। राजेश वर्मा भी रोते हुए गिड़गिड़ाया, मैंने केवल वही किया जो कमांडर ने मुझे करने के लिए कहा था। मैं निर्दोष हूं। फैसले का क्षण। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसला। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर को 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। अभियुक्त राजेश वर्मा को 4 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अभियुक्तों द्वारा गबन की गई पूरी राशि की वसूली की जाएगी और सैन्य कानून के अनुसार दोनों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। बर्खास्तगी एक सैनिक के लिए यह मौत की सजा के बराबर था। न केवल उनका रैंक छीनकर उन्हें एक सिपाही बना दिया जाएगा, बल्कि उन्हें उनकी सैन्य पेंशन से भी वंचित कर दिया जाएगा जिसकी वे इतनी लालसा कर रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति की राशि भी आधी कर दी जाएगी। आह नहीं, मेरी पेंशन, मेरा पैसा। राठौर चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ा। मिलिट्री पुलिस ने उसे दोनों तरफ से पकड़कर उठाया। यह गलत है। मैं कैसे? अंजलि, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? राठौर ने चिल्लाते हुए अंजलि की ओर उंगली उठाई, लेकिन अंजलि शांत रही। उसने बाहर ले जाए जा रहे राठौर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे सितारे शुरू से ही नहीं चमके थे। वे कीचड़ में स्ने हुए थे। जाओ और अपनी कीमत चुकाओ, हमेशा के लिए। कोर्टरूम का दरवाजा बंद हो गया और दर्शकों में खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पीड़ित सैनिकों के माता पिता एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। कोर कमांडर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बूढ़ी मां ने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अंजलि ने दोनों हाथों से उस मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं, यह मेरी गलती है कि मैं देर से आई। अब अपने बेटे के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं उसकी सेवानिवृत्ति तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेती हूं। अदालत के बाहर निकलते ही सूरज की तेज रोशनी आंखों में चुभ रही थी। अंजलि ने धूप का चश्मा पहन लिया। यह साथ है, जो है साथ है तो काहू। एक लंबी लड़ाई थी। भ्रष्ट सत्ता के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। कानून ने उन्हें सजा दी थी और न्याय की जीत हुई थी। लेकिन अंजलि मुस्कुराई नहीं। वह जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि टूटी हुई चीजों को फिर से बनाने की शुरुआत थी। चलो वापस चलते हैं, जहां हमारे सैनिक इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक कार पुणे की ओर तेजी से बढ़ चली। समय बीतता गया और अगली बसंत थतु आई। पुणे के पास की पहाड़ियों पर चेरी के फूल खिल रहे थे। कठोर सर्दियों के बाद दक्षिणी कमान में भी गर्म हवाएं चलने लगी थीं। 4th डिवीजन की सैनिक मेस। दोपहर के भोजन की घंटी बजते ही सैनिक उमड़ पड़े। पहले वे बेमन से खाना खाने आते थे, लेकिन अब उनके चेहरे अलग थे। वाह, आज का मेनू देखा? मटन, रोगन जोश और पुलाव। पिछले हफ्ते बारबेक्यू पार्टी थी। सप्लाई ऑफिसर पागल हो गए हैं क्या? परोसने वाली मेज पर चमकदार मांस के व्यंजन बहुतायत में थे। अब हवलदार बन चुका राहुल कुमार अपनी थाली में मांस भरते हुए मुस्कुरा रहा था। एक रसोइये ने मजाक में कहा, हवलदार साहब, आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका पेट फट जाएगा। यार, पुराने दिनों को याद करके तो इतना खाना ही पड़ेगा। उस समय हम बिना दाल की दाल खाकर कैसे जीते थे, पता नहीं। राहुल ने एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा मुंह में डाला। मुंह में फैलती रस और मीठे मसाले का स्वाद, यही सामान्य था। सैनिकों का पेट भरकर खाना, प्रशिक्षण करना और आराम करना, यह स्वाभाविक जीवन अंजलि के आने के बाद ही साकार हुआ था। मेज के एक कोने में लगे बड़े टीवी पर समाचार चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज।
पूर्व सेना मेजर जनरल वी सिंह और कर्नल आर वर्मा की अपील खारिज, जेल की सजा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने पर सजा पक्की, सैन्य जेल से सामान्य जेल में स्थानांतरित। स्क्रीन पर धुंधला किया हुआ राठौर का चेहरा दिखाई दिया। सैनिक खाना खाते खाते खुशी से चिल्लाने लगे, अच्छा हुआ, अब वहां जेल की रोटी खाओ, न्याय हुआ। उसी समय दक्षिणी कमान के कमांडर का कार्यालय। अंजलि खिड़की के पास खड़ी होकर परेड ग्राउंड को देख रही थी। सैनिक फुटबॉल खेल रहे थे। वे धूल में सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीवन था। अब कोई भी सैनिक सप्ताहांत पर किसी के फार्म हाउस पर काम करने नहीं जाता था। खटखट, दरवाजे पर दस्तक के साथ एडीसी अंदर आया। कोर कमांडर, आपकी कॉफी। अंजलि ने कॉफी का कप लिया। कॉफी की सुगंध उसकी नाक में भर गई। धन्यवाद। यूनिट की स्थिति क्या है? जी, चौथी डिवीजन का प्रदर्शन मूल्यांकन कमान में शीर्ष पर है। मनोबल बढ़ने से प्रशिक्षण के परिणाम भी अपने आप बेहतर हो रहे हैं। और यह, एडीसी ने एक पत्रों का बंडल मेज पर रखा। यह क्या है? सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैनिकों के माता पिता द्वारा भेजे गए धन्यवाद पत्र। वे कह रहे हैं कि आपकी वजह से अब उन्हें अपने बेटों को सेना में भेजने से डर नहीं लगता। अंजलि ने एक पत्र उठाया। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, आदरणीय जनरल अंजलि शर्मा जी को। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। यह किसी भी पदक या राष्ट्रपति पुरस्कार से ज्यादा कीमती था। यह मैंने नहीं किया है, मैंने बस चीजों को वैसा ही किया है जैसा उन्हें होना चाहिए था। उसने पत्र को सावधानी से अपनी दराज में रख दिया। राठौर और वर्मा स्थानांतरित हो गए? जी, आज सुबह उन्हें नागरिक जेल में भेज दिया गया। उनकी पेंशन भी रद्द कर दी गई है। अब वे सिर्फ खाली हाथ अपराधी हैं। अंजलि ने सिर हिलाया। सब कुछ समाप्त हो गया था। सड़ी हुई जड़ें उखाड़ दी गई थीं और जमीन को फिर से समतल कर दिया गया था। अब इस जमीन पर उगने वाले पेड़ सीधे बढ़ेंगे। तभी कार्यालय का सीधा फोन बजा। यह सेना प्रमुख का फोन था। जय हिंद, दक्षिणी कमान की कमांडर अंजलि शर्मा बोल रही हूं। जी, समझ गई, मैं तैयार रहूंगी। छोटी सी बातचीत के बाद अंजलि की आंखें फिर से तेज हो गईं। एडीसी ने तनाव में पूछा, कोई बात है मैडम? उत्तरी सीमा पर कुछ असामान्य गतिविधि का पता चला है। शायद मुझे अपने पैरा एसएफ के दिनों के कौशल का फिर से उपयोग करना पड़े। उसने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और अपनी टोपी उठाई। सभी सैनिकों को आपातकालीन तैयारी में रहने का आदेश दो। मैं कमांड कंट्रोल रूम में जा रही हूं। जी मैडम, जय हिंद। एडीसी ने जोर से सैल्यूट किया। अंजलि ने आईने में अपनी वर्दी ठीक की। उसके कंधे पर लगे 3 सितारे बसंत की धूप में चमक रहे थे। वह फिर से युद्ध के मैदान की ओर जा रही थी। अपने अधीनस्थों के भोजन की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन अब देश की सुरक्षा की एक बड़ी लड़ाई इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अपने कार्यालय से बाहर निकली, पुणे का साफ और नीला आसमान अंतहीन रूप से फैला हुआ था। यह एक सच्ची सैनिक अंजलि शर्मा द्वारा लाई गई विजय की बसंत थी।